जिज्ञासु श्रोताओं, एक बार पुनः आपका भाषा संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्वागत। उपसर्ग की भूमिका शब्द विनिर्माण में बहुत बड़ी है। यदि हम उपसर्ग जानते हैं तो शब्द बनाना आ जाता है, शब्द के अर्थ जान जाते हैं और हमारी गति भाषा में बढ़ जाती है। लेकिन समस्या यह है कि भाषा हिंदी जो है ना, ये कई प्रकार के उपसर्गों से सुसज्जित है। इसमें ज्यादा जो भारी भरकम जो यहाँ पर एक तरह से जो प्रभाव है वो संस्कृत भाषा का है, तत्सम शब्दों का है। तो तत्सम उपसर्ग हमारे 22 हैं। प्र, परा, अप, सम। देखो मैं बोल रहा हूं अप बोला मैंने। आप इसको अप सम बोलोगे तो ये इसका मतलब है कि आपका भाषा का संस्कार अच्छा नहीं है। उपसर्ग कैसे बोलेंगे? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अब नहीं, अव, निस, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अतिशु, उद, उद नहीं, उद, अभि, प्रति, परि, उप, उप नहीं, उप। यदि ये बोल पाए तो, और यदि पता चला आप प्रपरा अप सम ऐसे बोल रहे हो, अप सम ऐसे बोल रहे हो, तो आप लिखोगे पता है कैसे? देखिए, आप उपसर्गों को यदि आपने याद किया हुआ है, प्रपरा अप सम, ये देखिए प्रपरा अप और सम, ये देखो एक उच्चारण ये हो गया, दूसरा उच्चारण ये हो गया, तीसरा देखो आप, तीसरा अप सम, चौथा देखो अप सम, तो ये तीसरा, ये चौथा, 4 उच्चारण हमारे पास है। तीसरा उच्चारण, चौथा उच्चारण, पहला उच्चारण और दूसरा उच्चारण। आप बता सकते हो सकता है परीक्षक पूछे आपसे, बताइए कौन सा मानक है? कौन सा मानक है, ये पूछ लिया। और यदि हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं है तो देखिए हमें सब शुद्ध लगेंगे, सब अशुद्ध लगेंगे, सब शुद्ध लगेंगे। इसलिए हमें सीखना है, इसमें जो अप है, अप का जो प है वो पूरा है और सम का जो म है वो अधूरा है। इसको बोलेंगे ऐसे, प्रपरा अप अप सम, प्रपरा अप सम, ये सही वाला है। यदि हमने शुद्ध याद नहीं किया, यदि हमने ऐसे याद कर लिया प्रपरा अप सम, इसका मतलब बोल रहे हैं किसको? हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। बोल चाल में सारे बच्चे जो है ना, बोल में हम क्या करते हैं, आप अप सम बोलते हो, अप सम बोलोगे तो अप सम ही आपको सही लगेगा देखने में, बोलने में। तो अप सम नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? अप सम, अप सम ऐसे बोलना है, अप सम। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आप मात खा सकते हैं, जिसकी वजह से आप लाखों के ऊपर जा सकते हैं। देखिए आजकल की परीक्षाओं में कम से कम 5 से 20 लाख लोग बैठते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे उत्तरांचल की हो, चाहे राजस्थान की हो, कहीं भी हिंदी की परीक्षा यदि ली जा रही है, उसमें सामान्य बात है कि 5 से 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में। तो ऐसी स्थिति में छोटी सी बात नहीं आने की वजह से आपके नंबर 2 घट जाएंगे। तो मैंने क्या बोला? शुद्धता पे ध्यान दिया मैंने। हम बोलेंगे, हमारे जो उपसर्ग हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो है प्र, परा, अप, क्या बोल रहा हूं मैं? अप, सम, अनु, अवनि, निर्दु, सुदूर, वी, आंगनी, अधि, अपि, अतिसु, उद, उदा नहीं, उद, अभि, प्रति, परि, उप। तो मैंने प्रश्न भी लिया और देखा आप कैसे गड़बड़ हो रहा था, आपको बता पाना मुश्किल लग रहा था। हमारा बोल में हम ऐसा बोलते हैं, वो हमें ऐसा बोलना चाहिए। प में अ है तो अप बोलिए, सम में म में और नहीं है तो सम बोलिए, अप सम, ये शुद्ध उच्चारण है, अप सम।
और ये अशुद्ध उच्चारण अप सम, ये अशुद्ध उच्चारण है। अधिकतर बच्चे बोलते हैं, इसलिए मैंने इसकी आवृत्ति करा के आपको स्पष्टता दिलाई, ताकि ऐसा याद ना रहे। ऐसा याद नहीं रहेगा तो इसमें टिक नहीं लगेगा, ऐसा याद रहेगा तो इसमें टिक लगेगा, यही शुद्ध रहेगा। आइए, भाषा संस्थान की प्रस्तुति 7वीं है ये। उसमें हम उपसर्ग में हम विदेशी अरबी, फारसी और अंग्रेजी लेने जा रहे हैं। तो अरबी उपसर्गों की बात करें तो आपको पता ही है, भारत में शायद 6ठी शताब्दी के आसपास, है ना, 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो 622 के, या उनकी कोई घटना थी 622, तो 622 के बाद इस्लाम का विस्तार हुआ, और 622 यानी 7वीं सदी के बाद भारत में अरबों का आना हुआ, और फिर अरब इस्लामिक संस्कृति का, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार काफी बढ़ा उधर, इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार काफी बढ़ा। फिर अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आए। जब लोग यहाँ आए तो यहाँ पे अच्छा, कुछ ईरान से भी लोग आए, तो ईरान की भाषा थी फारसी और अरब की भाषा थी अरबी। तो अरबी और फारसी अलग अलग समय में आए, चूंकि वो दोनों एक ही धर्म, एक ही मजहब की भाषा थी, इसलिए यहाँ पे उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। और जैसे जैसे शासक थे इसके अनुसार प्रशासन की भाषा अरबी और फारसी मिश्रित, अधिकतर फारसी मिश्रित भाषा का यहाँ पे काफी प्रचार प्रसार हुआ। बाद में तो बहुत सारे लोग ऐसे निकले, बहुत सारे विद्वान पंडित भी निकले जो फारसी अरबी के ज्ञाता थे। हमारे कई परिचित लोग हैं जो हैं तो ब्राह्मण, लेकिन वो फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो इस तरह से अब उसे किसी धर्म से न जोड़ के भाषा के तौर पर, भाषा की जो सुंदरता थी उसके रूप में हमने उसको सीखा जाना, उसका काफी प्रभाव है। अभी भी देखिए भारतवर्ष में अरबी को, फारसी को प्राचीन भाषा का एक महत्व प्राप्त है। तो हमारे यहाँ अरबी फारसी भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा पर है। देखो, मैंने पहले कह चुका हूं, मैं तद्भव तत्सम वाले प्रकरण में बताया था कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी का प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 351 में ये बता रखा है कि हिंदी अब जो विकसित होगी वो संस्कृत से होगी, ऐसा बता रखा है। लेकिन जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ही दूर हो पाएगी, और शुद्ध परिष्कृत रूप में हिंदी को लाने में बहुत समय लगेगा। संविधान वाली हिंदी को करने बहुत समय लगेगा, अभी चल रहा है। तो अभी जो है वर्तमान काल में हमारी जो हिंदी है वो मान्यता प्राप्त है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी के भी शब्द हमारे यहाँ मान्य हैं। तो इसलिए क्यों मान्य है? क्योंकि अरबी फारसी के उपसर्ग हमारे खूब प्रचलित है। तो आइए आज हम अरबी के उपसर्ग, कल मैंने उससे पहले वाले पाठ में मैंने तत्सम, प्र, परा, अपसम आदि जो उपसर्ग हैं उसको लिया था। आज हम अरबी के उपसर्गों को लेने जा रहे हैं। तो अरबी का जो उपसर्ग है वो उसको ले लेते हैं पहले हम। ये देखिए अरबी उपसर्ग, अरबी उपसर्ग अल, एन, गैर, अल, एन, गैर, फी, फी, बिल, बिला, ला। इसको काउंट कीजिए कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस ये 7 उपसर्ग अरबी के हमारे यहाँ प्रचलित है। अब इसे शब्द बनाएंगे। अल, अल मस्त, है ना, अल कायदा, एन से एन वक्त, एन मौका, मौका एन, एन मौका, है ना। गैर, गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर, फी, फीसद,
या सदी दोनों बनते हैं, फीसद और फीसदी दोनों बनते हैं। गैर, मुमकिन, बहुत सारे शब्द बनते हैं, जो मुंह पे याद आ जाए वो उसको मैं लिख रहा हूं फिलहाल। बिल से आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल। ये जो बिल्कुल है, ये जो उपसर्ग है बिल, वो बिल्कुल भी ऐसा ही बनता है, यानी बिल्कुल भी बनेगा और ये बिल्कुल भी बनेगा, दोनों शब्द बनेंगे, दोनों का प्रचलन हम देखते हैं। तो बिल्कुल ल पूरा भी है, ल अधूरा भी है। बिला, तो विला, बिला शक, है ना, बिला शक। बिला वजह, बिला वजह, ऐसे शब्द बनते हैं। ला, ला इलाज, ला इलाज। तो इस तरह से ला से जो है बहुत सारे शब्द बनते हैं। ला इलाज, लापता लिख दो आप, लापता, है ना। तो ये हमारे अरबी के उपसर्ग हैं, जिससे हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का निर्माण होता है, और हमारा जो लोक व्यवहार है वो अरबी के इन उपसर्गों से खूब रचा बसा है, इसलिए इसको हमने हिंदी में स्वीकार कर लिया है। ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता अरबी उपसर्गों के बाद फारसी उपसर्गों की बारी आती है। तो फारसी उपसर्गों की हम चर्चा करते हैं, हम पाते हैं कि फारसी उपसर्ग भी बड़ा रोचक है ना। अब ये देखिए कितना आश्चर्य है कि फारसी जो उपसर्ग है ना, वैसे तो ठीक है, कुछ अरबी से प्रभावित है, कुछ इनका अपना शब्द है, और फारसी के बहुत सारे शब्द पता है संस्कृत के हैं, बहुत सारे शब्द संस्कृत से बने हुए हैं। आप देखिए संस्कृत का एक शब्द है, मैं इसे यहां ले लूं क्योंकि वो उपसर्ग की बात नहीं है, नीलोत्पल। नीलोत्पल ये जो शब्द है ना, ये नीलोत्पल शब्द संस्कृत का है, नीला उत्पल, और इसको फारसी में नीलोफर बोलते हैं, नीलोफर। ये देखो, ये फारसी हो गया, और ये क्या हो गया, ये तत्सम संस्कृत हो गया, है ना। ऐसे देखिए हमारे पास शब्द है अहम, संस्कृत का शब्द है अहम। एक अहम मोहलंत होता है या फिर अनुस्वार वाला होता है अहम, इसका अर्थ होता है मैं। क्या अर्थ होता है, मैं। और ये जब फारसी में आ गया तो पता है क्या बना, ये बन गया अहम। अहम यानी प्रमुख, प्रमुख, ये देखो प्रमुख, म पूरा हो गया, ये फारसी में आ गया। तो आप पाओगे फारसी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से बने हुए हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, हजारों शब्द ऐसे हैं। हमारे साथी थे उदयपुर मीरा गर्ल्स कॉलेज में, उर्दू के प्रोफेसर थे वो, तो उनसे बात होती थी, तो हम देखते थे कि अनेक शब्दों की भरमार है। हम यूरोप में भी, हॉलैंड में, मुझे याद है एक मैथमेटिशियन थे, ईरान के थे वो, तो उनका मेरे प्रति बड़ा लगाव था। मैं समझ नहीं पाया लगाव का क्या कारण है। चूंकि मैं संस्कृत का एक ईमानदार विद्यार्थी रहा हूं, तो वो हमसे तमाम उर्दू के शब्दों, फारसी के शब्दों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए डिस्कस करते थे। तो मैं बताता था कि ये है, तो वो बड़े खुश होते थे। आज से 25-30 साल पहले की बात है, जब मैं हॉलैंड में था, नीदरलैंड में, तब उनसे 3 लोगों से चर्चा हुई, तो मुझे खुद पता चला कि अरे भाई क्या बात है, फारसी के सारे शब्द जो हैं संस्कृत से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि वास्तव में भाषा विज्ञान में जो आप भारोपी परिवार की भाषा पढ़ते हो, उससे पता चलता है कि वास्तव में संस्कृत के आधार पे न जाने कितनी भाषाएं, भारोपी परिवार की भाषाएं बनी हुई हैं। आपके अंग्रेजी, फारसी, आपका उधर जो अंग्रेज लैटिन, और पश्चिम की जो भाषाएं हैं, उसकी बहुत सारी भाषाओं का जो मूल है वो संस्कृत है। बहुत रोचक और बहुत ही एकदम प्रभावशाली इतिहास भाषाओं के इतिहास में जमी बैठी है, और कुछ तो खुला है, कुछ और खुलने की आवश्यकता है। खैर, तो हम इतनी बात करके मैं अपने वापस आता हूं, फारसी वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
ये देखो फारसी के उपसर्ग हैं आ, कम, खुश, दर, ना, नेक, तो ये सारे फारसी के उपसर्गे हैं। इसके अलावा यहां पर है बद, बर, है ना, बदनाम, बर्बाद वगैरह बहुत सारे उपसर्गे हैं जिससे बनते हैं। एक बौ भी है, बौ, ठीक है ना। मैं इनको यहां से हटा देता हूं, ये आपने देख लिया होगा। नीलोत्पल से नीलोफर, और नीलोपल से नीलोफर, और आहम से आहम जो शब्द बनाए मैंने, ये सारे संस्कृत से फारसी में बने हुए शब्द हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या लिया, आ कम, खुश, दर, ना, नेक, बद, बर, बौ, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो फारसी के माने जाते हैं। इसके बाद है बा, बा, बे, सर, हम, हर। इनकी संख्या यदि गिनते हैं हम, तो हम पाते हैं कि ये जो है ना, कुल कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 उपसर्ग फारसी वाले हिंदी में खूब प्रचलित है। इनके शब्द बनाइए, देखिए। आ से आप बनाएंगे आगाह, आगाह। और क्या बनाएंगे, आ से आवारा, आवारा, आगोश। इस तरह के शब्द हम देख रहे हैं। दो लेंगे हम, कम, कमसिन, कम वक्त, कम वक्त, है ना। खुश से लेंगे हम खुश मिजाज, क्या ले रहे हैं हम, खुश मिजाज। फिर हम लेंगे खुश नसीब, खुश नसीब। दर से लेंगे दरकिनार, दरकिनार, दरबान, ये देखो दरबान लिया हमने। ना से लेंगे हम नालायक, क्या लिया, नालायक, नाकाम, ऐसे शब्द हम ले रहे हैं। नेक से नेक चलन, नेक नाम, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। बद से बदनाम, बदनसीब। और भी आपके स्मृति में बहुत सारे शब्द आ रहे होंगे। उन सारे शब्दों को हमें पहचानना ये कि अच्छा, एक तो देखो उपसर्गों को फायदा सबसे बड़ा पता है क्या है, कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इन उपसर्गों को याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही उपसर्ग नजर आए, झट से समझ जाओ कि ये फारसी का उपसर्ग है। जैसे ही इससे पहले वाले उपसर्ग आपके सामने दिखाई दे, ये वाले समझ जाना ये अरबी के उपसर्ग है, और शब्द ही अरबी का है। क्योंकि अब ऐसे कैसे पता, क्योंकि ये भी इस्लामिक कल्चर के शब्द हैं, और जो हम अभी बात कर रहे हैं ये वाले, इसकी जो बात कर रहे हैं ये भी इस्लामिक कल्चर के हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अरबी है कौन सा फारसी है। लेकिन उपसर्ग हमारी बड़ी सहायता कर देते हैं कि यार ये तो जो है ना अरबी के 7 उपसर्गों से बने हुए, इसलिए अरबिक शब्द हैं, और ये शब्द जो है फारसी से बने हुए, इसलिए फारसी के शब्द हैं। अच्छा, अरबी फारसी के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। यदि आपकी थोड़ी भी रुचि हो विश्व राजनीति में, तो आप पाएंगे जो
ईरान है ना, ईरान, ईरान में जो लोग हैं वो शिया बहुल है, वो क्षेत्र शियाओं की वो जो आबादी है वहां पे ज्यादा है। और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब, वहां पे सुन्नियों की आबादी ज्यादा है। तो सऊदी अरब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान होने के कारण बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। और ईरान में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई पैगंबर मोहम्मद के बाद, जो लोग हुए थे उन लोगों ने ईरान में बहुत सारी गतिविधियां की। तो ईरान भी पवित्र स्थल है मुसलमानों के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि शिया और सुन्नी में कुछ सैद्धांतिक मतभेद भी है। तो शिया सुन्नियों सैद्धांतिक मतभेद होने के कारण शिया अलग झंडा लेके चल रहे हैं, सुन्नी अलग झंडा लेके चल रहे हैं। कई बार तो पाकिस्तान में तो इतनी मूर्खता दिखाई देती है कि शियाओं को सुन्नी मार रहे हैं, सुन्नियों को शिया मार रहे हैं। आदमी आदमी को मार रहे हैं, कैसा धर्म है पता नहीं। तो धर्म की गलत व्याख्या करके ये लोग जो है ना, मूर्खतापूर्ण आचरण पूरे विश्व में। आज सीरिया की स्थिति कितनी खराब है देखो। सीरिया बेचारा देश था एक, वो टूट टाट के 4 भागों में खंडित होने जा रहा है। उधर कुर्दिश वाले कह रहे हैं कि भैया हमारा इलाका है, बीच में जो है ना आईएसआई के समर्थन वाले बहुत सारी संस्था वो कह रहे हैं हमारा है। इधर इसराइल पे कब्जा किए जा रहा है। तो पूरा जो मतलब असद के वहां से जाने के बाद पूरा सीरिया जो है ना टूटन पर आ गया है, टूट के कगार पे, सब जगह कट्टरता है। इन कट्टरता से भगवान बचाए भाई, बड़ी स्थिति खराब है। तो खैर, अब यहाँ पे आप देखेंगे ईरान, ईरान का वहां पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी बातें हैं वहां पे। खैर, हम तो भाषा की हिसाब में बता रहे थे। आप देखोगे ईरान वाले और सऊदी अरब वाले आपस में कभी स्वाभाविक मित्र नहीं है, उनमें आपस में शत्रुता जैसी स्थिति हो जाती है। कई बार कोशिश की गई है कई बार बनाने की। आप देखो अमेरिका सऊदी अरब का धुर समर्थक है, लेकिन ईरान से अमेरिका का धुर विरोध है। ये देख लो स्थिति। भारत एक ऐसा देश है जो सऊदी अरब से भी मित्रता है, ईरान से भी मित्रता है, क्योंकि भारत की अपनी मजबूरी है, या भारत गुटनिरपेक्ष का वास्तव में सही आचरण करता हुआ नजर आता है, वो सबसे बात कर सकता है। लेकिन आप देखोगे तो अमेरिका की एकदम विरोध की स्थिति है ईरान के साथ। तो ईरान जो आजकल अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के अलग थलग पड़ने के 2-3 कारण, एक तो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी इसने, इसराइल ने। उधर जो असद थे, जो सीरिया के राष्ट्रपति थे, उनको भाग के रसिया में शरण लेनी पड़ी। तो बेचारे का जो सहायक थे ना, हिजबुल्लाह भी मारा गया, हमास वैसे ही मारा जा रहा है, और इधर असद को भी छोड़ के उधर भागना पड़ा। तो ये जो ईरान की स्थिति, यानी फारसी भाषा की जो स्थिति है, फारसी भाषी जो लोग हैं जो शिया ज्यादा है, और जो अरबी भाषी लोग हैं वो सुन्नी है। ये विवेक रख करके आप इस भाषा को समझ सकते हो। तो अरबी भाषा अरब से संबद्ध है, और शियाओं से संबंध रखने वाली फारसी भाषा है। तो दोनों भाषा अपने आप में बहुत सुंदर भाषाएं हैं, बहुत अच्छी भाषाएं हैं, और इसके आधार पे इतिहास बना हुआ है इस्लाम का। तो हम उस पर नहीं जाकर के इतना सा बताना चाहते हैं कि आप देखिए ये जो शब्द है ना, अब नाम शब्द कैसा है, संस्कृत का है, लेकिन इसमें आ रखा है, फारसी में आ रखा है। बर से हम बनाएंगे बर्बाद, मोहब्बत की दुआ साएं लिए जा। और फिर बर से हम बनाएंगे, ब से बनाएंगे बनाम, बकौल, बकौल, है ना। बर से यदि हमें लेना हो तो हम लेंगे बरकरार, भी ले सकते हैं। देखिए बरकरार खूब हिंदी में प्रयोग होता है इन शब्दों का। हमारे हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं इन फारसी शब्दों से भरे हुए हैं। अच्छा, बा से लेंगे बाकायदा, है ना, बाकायदा। दूसरा लेंगे बाइज्जत, है ना, बाइज्जत बड़ी हो गया वो, है ना। बे से लेंगे बेवफा, बेवफा। बे से लेंगे बेरहम, क्या लेंगे, बेरहम। सर से लेंगे सरकार, सर से लेंगे सरताज, इस तरह से। हम से लेंगे हम वतन,
हर से लेंगे हर दम, हम से लेंगे सफर, हम सफर, है ना, हर दम, हर रोज। ये प्रतीक रूप में हमने कुछ शब्द रखे हैं। बहुत सी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न लिखने के लिए कहता है। तो देखिए, दो परीक्षाओं में इन शब्दों के काम है। मैं किसी परीक्षा का नाम नहीं ले रहा हूं। भारत की जितनी भी परीक्षाएं हैं हिंदी की, उन सब में दो तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि बताइए हर रोज कैसा शब्द है, तो बता दीजिए भाई ये फारसी से बना हुआ उपसर्ग से, इसलिए फारसी शब्द है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि हर उपसर्ग से दो शब्द लिखिए, चार शब्द लिखिए। तो हर उपसर्ग से दो शब्द क्या है, हर रोज और हरदम है। इस तरह से शब्द बनते हैं। ये हमने अरबी के लिए, फारसी के लिए। अब मैं चाहूंगा आप थोड़े से अंग्रेजी के शब्दों को भी देख लें, क्योंकि विदेशी भाषा के क्रम में अंग्रेजी के उपसर्गों को भी मैं लेने जा रहा हूं। ये देखो आप, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो भी बड़े रोचक हैं और बहुत सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमने जो पढ़ी है, तो उस अंग्रेजी के संस्कार के कारण, जो छठी से पढ़ते हैं, पांचवी से पढ़ते हैं, तो हम अंग्रेजी ठीक ठाक जानते हैं। हम लोग शब्दों के बारे में जानकारी थी कि अंग्रेजी शब्द है। अरबी फारसी का नहीं पता। अरबी फारसी कार और तद्भवकार संस्कृत के शब्द मिल जाए ना, अब पहचान नहीं सकती कि कौन सा शब्द किसका है, इतने घालमेल हो रखा है। लेकिन अंग्रेजी शब्दों को कोई भी बच्चा अंग्रेजी का ही शब्द कहेगा, ये बात ध्यान रखनी। तो अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं देखिए। अंग्रेजी का उपसर्ग है एंटी, है ना। अंग्रेजी का उपसर्ग है डिप्टी। अंग्रेजी का उपसर्ग है प्रो। अंग्रेजी का उपसर्ग है चीफ। अंग्रेजी का उपसर्ग प्राइम, बायो, है ना। इस तरह के उपसर्ग जो है बहुत सारे हैं, जिससे कि अंग्रेजी के भी शब्द बनते हैं और वो शब्द हिंदी में धुआंधार चल रहे हैं। इसलिए हिंदी में चलने वाले जो शब्द हैं उसकी शुरुआत में जो एक प्रीफिक्स है, उस प्रीफिक्स को यदि हिंदी में मान्यता मिली हुई है तो वो अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में हम उसको समझते हैं। तो एंटी से क्या बनेगा, एंटी से बनेगा एंटीजन। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, स्वास्थ्य के विषय में नहीं जाऊंगा। एंटीजन एक प्रतिरोधक होता है। और एंटीऑक्सीडेंट, इसका प्रयोग हिंदी में होने लग गया है। ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट। इस तरह से आप ले सकते हो एंटी नेशनल, एंटी सोशल, एंटी नेशनल, एंटी सोशल, इस तरह से। डिप्टी, डिप्टी स्पीकर इंग्लिश का शब्द है। डिप्टी स्पीकर, इसमें जो डिप्टी शब्द है वो इंग्लिश का उपसर्ग है। डिप्टी पुलिस, तो पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उससे थोड़े से कम पद पे डिप्टी पुलिस हुआ करते हैं, तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी पुलिस। प्रो, प्रो जो है ना समर्थन के रूप में आता है। प्रो सोशल, प्रो सोशल समाज का समर्थक, या प्रो कांग्रेस, कांग्रेस का समर्थन करने वाला, है ना। प्रो हम ले सकते हैं बीजेपी। चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस। या हम लेंगे चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, चीफ प्रोटोकॉल। जो बहुत सारे हैं। प्राइम लोकेशन, प्राइम लोकेशन ये ले सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर शब्द ले सकते हो आप। तो ये सारे जो है ना, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी के जो उपसर्ग बन के। बायो, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल।
बायोकेमिस्ट, है ना, बायोकेमिस्ट। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इन अंग्रेजी के उपसर्गों से निर्मित होते हैं। तो ये बड़ा इजी इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेजी के हैं तो पता चल जाता है। जब अंग्रेजी के हैं और ये सारे शब्द जो है, अच्छा इसका हिंदी रूपांतरण मिलता नहीं है, या है भी तो हम हिंदी में भी इन शब्दों के प्रयोग की बात भारत के गृह मंत्रालय ने इन शब्दों को हिंदी के संवर्ग में डाल रखा है। 2012 का इनका एक सर्कुलर था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई इन शब्दों को जो हिंदी में खूब प्रचलन में है और अंग्रेजी के हैं वो मूलतः, उनको हिंदी में मान्यता दी जाती है करके उन्होंने मान्यता दे रखी है। इसलिए हिंदी लिखते समय आप इन शब्दों को ले सकते हैं। जो बहुत प्रचलित है वही, ऐसा नहीं कि जिसके हिंदी हो फिर भी आप उसका अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उतना मान्य नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये हमने विदेशी भाषाओं के सारे उपसर्गों की चर्चा की। इसमें कुछ और उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं, खासकर अंग्रेजी में तो कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अपना एक सामान्य विवेक। देखिए हमारी जो कक्षा है ना, 1 से 25 तक की जो कक्षा है वो प्रारंभिक कक्षा है। शुरुआत की बातों पर हमने यहाँ पर व्याख्यान दिए हैं और सामग्री जुटाई है। इसके बाद की जो कक्षा होगी वो थोड़ा सा स्तरीय होगी, जो क्रमशः हमें चेक करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं इन टॉपिकों के बाद मैं आता हूं इस पे तत्सम उपसर्गवत उपसर्ग, तत्सम उपसर्गवत, तत्सम उपसर्गवत उपसर्ग, तत्सम उपसर्गवत उपसर्ग, ये हमारा एक ऐसी वो सूची है जिसमें बहुत सारे ऐसे उपसर्ग आप लोगे जिन उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्गवत उपसर्ग कहा करते हैं। इसमें आप देखेंगे कुछ उपसर्ग है, जैसे देखिए एक उपसर्ग है अंतर, है ना, एक उपसर्ग है अंतर। ये देखो आप क्या अंतर है दोनों में, एक में र हलंत है, एक में र पूरा है। ये देखिए एक है अ, एक है अन, एक है अर्ध। इस अर्ध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्ध, है ना, इस तरह से। अर्ध अर्ध में क्या अंतर है आप ध्यान से देखिए। अर्ध में द में ध मिला हुआ है, एक में नहीं मिला हुआ है। पुरस, ये सारे उपसर्ग जो हैं, अरे पूरा खोल दो ना यार, पूरा खोलो उधर से। इसके तिरस, पुरस, बहिष, अलम, स्व और भी बहुत सारे हैं। बहिष, अब लेंगे बहिष, अलम, है ना, इन सारे शब्दों से अलंकार, बहिष्कार वगैरह बहुत सारे शब्द बनते हैं। देखिए स्व, कु, चिर, चिरम, आपको याद आ रहा है चिर से क्या बनेगा, चिरम से क्या बनेगा, स्व से क्या बनेगा, है ना, स्व से स्वाध्याय, स्वरूप, है ना, चिर से चिरजीवी, चिरंजीवी, चिरकाल, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे बन सकते हैं। सह, स, स्वयं, है ना, ये सारे शब्द हमारे हैं। आप देख रहे हो कितने शब्द आ गए, इसमें तो बहुत सारे शब्द हैं। असल में ये जब भाषा का विकास हुआ तो पाया गया कि हम लोग बहुत सारे ऐसे उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं जाने अनजाने में जो तत्सम से मिलते जुलते हैं,
और ये बहुत सारे शब्दों को बना रहा है। इसलिए विद्वानों ने इन शब्दों को उपसर्गों की सूची में डाल रखी है। तो हम इसे कहेंगे उपसर्गवत उपसर्ग, और ये संख्या में करीब 35-40 के आसपास है। यदि हम इसको समझ जाएं तो हमारा काम जो है ना उपसर्ग वाला हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये उपसर्ग हैं। उससे शब्दों की बनावट कैसे होती है उसको देखो आप। जैसे संबंध ले लिया आपने, अब दोनों मिलेंगे तो अंतर संबंध बनेगा। अंग ले लिया हमने, दो शब्द बन गए इससे। अंतर जो है अंतरदेशीय, अंतर महाद्वीपीय, र पूरा रखना पड़ेगा आपको। अंतरदेशीय, अंतरराष्ट्रीय। अब ध्यान ये देना है, यदि अंतर लगा हुआ है तो उसका अर्थ होगा में। जैसे मैं लूं, यदि मैं ऐसा शब्द लूं अंतरदेशीय, इसका मतलब देश के अंदर। आपको याद है बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले, अभी भी आता होगा, अंतरदेशीय हरित वर्ण का एक पत्र आता था जिसे हम कहते थे अंतरदेशीय पत्र। उस पत्र को लिख के आप देश के किसी भाग में अपनी बात पहुंचा सकते थे, उसे अंतरदेशीय पत्र कहते थे। और अब जब अंतरराष्ट्रीय शब्द आ रहा है तो इसका हुआ देश के अंदर। अंतर का मतलब अंदर, और अंतर का मतलब होता है जैसे अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब होता है राष्ट्रों के बीच में। जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो ऐसा लिखा जाना चाहिए, जो ऐसे लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय वो गलत है। अंतरराष्ट्रीय जो ऐसा लिखते हैं ना वो वास्तव में अमानक है। अंतरराष्ट्रीय अमानक है, ये मानक है। अ से अबुध है ना, अन से अनंत, अर्ध से अर्धविराम, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। आविष से आविष्कार, तिरस से तिरस्कार, पुरस से पुरस्कार, ये शब्द आप बना सकते हो। ऐसे ही बहिष से बहिष्कार, अलन से अलंकार, स्व से मत स्वमत, कु से कुचेष्टा आदि शब्द, चिर से चिरकाल, चिरन से चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दिया जाता है चिरंजीवी भव। सह से सहकार, स से सहित, स से क्या बनेगा सहित, स्वयं से स्वयंवर इत्यादि बहुत सारे शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। आपको देखिए शब्द तो हजारों की संख्या में बनेंगे। आपको ध्यान रखना है ये सारे शब्द जो है ना, ये सारे शब्द ये क्या हैं, ये सब के सब उपसर्गवत उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग जैसे हैं, तत्सम हैं। इनका संबंध संस्कृत के शब्दों से है और इसका सहारा लेकर हम बहुत सारे शब्दों को बनाते हैं। इसलिए हमने इन शब्दों को इस तरह से लिखा है। अगला देखिए, अगले पेज पे हम आ रहे हैं, इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। ये देखिए, अधस प्राक सम। अधस का मतलब होता है नीचे, प्राक का मतलब होता है प्राक यानी पहले। तो इस तरह के शब्द हैं ये। तो इनको लेके भी हमारे बहुत सारे शब्दों का विनिर्माण होता है। ऐसे आप देखेंगे शब्द है नमस, क्या शब्द है नमस, मित, मितभाषी वगैरह है ना। सम दो प्रकार का, एक तो सम वो था जो तत्सम में आया था, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है बराबर। ये जो अपना प्रांत है असम, असम
जो बराबर ना हो, भूभाग जिसके ऊपर खाबड़ हो, उसे हम असम कहते हैं। आसाम शब्द नहीं है सही, असम शब्द शुद्ध शब्द है, क्योंकि ये अ हमारा तद उपसर्गवत उपसर्ग अ है, उससे सम जोड़ के हमने असम बनाए हैं। ये भी नए उपसर्ग देखिए, पुरा महत सत। अब देखिए पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक का नाम सुना है आपने? पुरातात्विक विभाग। फिर इसके अलावा हित, तद, एतद, ये वैसे सर्वनाम शब्द हैं संस्कृत के। इससे भी बहुत सारे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे और देखिए आप, सर्व, अन्यद, विपद, और इनमें कोई सीमा नहीं है, कितने शब्द बन सकते हैं, हजारों लाखों शब्द। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी दक्षता है भाषा में, उतने शब्दों को आप जोड़ जोड़ के बना सकते हो। और देखिए दूर, अल्प, पूर्व, उत्तर। मैं एक एक शब्द लेता हूं ताकि आपको एक 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 अवधारणा बन जाए। ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला था, इससे पहले वाले में हमने संख्या ली थी 16। अब मैं संख्या ले लेता हूं, अब मैं संख्या लेता हूं 17, यह है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अंतिम वाला 25 है। फिर हमारा है यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। उत्तर में हम आ जाते हैं तो हमारा हो जाता है 35। तो कुल 35 उपसर्गवत उपसर्गों की चर्चा हमने यहाँ की है, रखी है। इसके एक एक शब्द ले लेते हैं ताकि आपकी समझ और अच्छी विकसित हो जाए। जो जो लोग चाहते हैं कि हिंदी में निपुण बनना है, जानना है, तो आपको उपसर्गों के माध्यम से अनेक शब्दों को आत्मसात करना है। आप शब्दों को याद करके पार नहीं पा सकते, लेकिन उपसर्गों के सहयोग से आप एक उपसर्ग से 20-20 शब्द बना सकते हो। तो एक उपसर्ग पकड़ो, पूरा रिश्ता आपका हो जाएगा, पूरा संबंध उन शब्दों से आपका हो जाएगा। अधस का मतलब है जैसे एक शब्द बनता है अधोगामी। अभी संधि सीखनी पड़ेगी, तब आप बता पाओगे कैसे शब्द बनाइए। अधोगामी, प्रांग न्याय, ये कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रांग न्याय, क अंगा बन गया, देखिए प्रांग न्याय है ना, प्रांग न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो पहले से निर्णय दे रखे हैं, उन निर्णय को प्रांग न्याय के रूप में हम जानते हैं। समकोण है ना, समकोण। नमस्कार, मितभाषी, मितभाषी। पुनर्गमन, देखिए पुनर्गमन। इस तरह से पूरा पुरातत्व विभाग है ना, हमारा पुरातत्व विभाग काम करता है। पुरातत्व, महदाशय, तद बन गया महदाशय, या महोदय है ना, महोदय बनता है। तो को आ हो जाता है, ये जो त है ना उसको अ हो जाता है, गुण होता है, तो महोदय भी शब्द बनता है इसी से, महोदय। सत से सदाचार है ना, सदाचार, सदुपदेश। हित से हित से बनाएंगे हित भुक, या बना सकते हो हितैषी है ना। बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं। आपको केवल दिग्दर्शन है, ये केवल एक जानकारी मात्र है। तदुपरि है ना, तदुपरि कहीं मैं उपसर्ग ले रहा हूं, कहीं नहीं ले रहा हूं। हित भुक, हितैषी, हित यहाँ पे हित ले लिया, ऐसी जोड़ा, हितैषी बन गया। एतद, एतद अनुसार, एतद ले लिया मैंने, इसमें अनुसार जोड़ दिया, एतद अनुसार। ये देखो एतद अनुसार बन गया।
सर्वनियंता, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, अन्य उपाय, है ना, अन्य उपाय, अन्य, बहुत सारे शब्द हैं जो इनसे बनाए जा सकते हैं। विपल्लीन, विपल्लीन, दूरगामी, दूरदर्शी, अल्प, अल्पज्ञात, अल्प, अल्पश्रुत, पूर्व से, पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख, और उत्तर से उत्तराभिमुख। क्या बनाएंगे? उत्तर से क्या बनाएंगे? उत्तराभिमुख। उत्तरा 35 नंबर क्या है? उत्तर है, तो उत्तर से बनाएंगे उत्तराभिमुख। अब आप इसको लेके चलोगे, याद करोगे ना, आप ये समझ लो आपने परिवार की लड़की से ब्याह कर लिया। जब आप परिवार की लड़की से ब्याह कर लेते हो तो उस लड़की के माता पिता भाई रिश्तेदार बंधु सब आपके अपने हो जाते हैं। तो अभी अभी हमने आपको परिचय कराया है किससे? 35 शब्दों से जो उपसर्ग हैं। इसको पकड़ लो आप, इसके सहारे आप 10 12 15 जितने भी लड़की के परिवार वाले हैं सब आपके अपने हो जाएंगे। तो अभी हमने खाली वो कराया है, बाकी आप मेहनत करोगे, हो सकता है साला आपसे नाराज भी हो जाए, हो सकता है सास नाराज हो जाए, तो आपको फ्रेंडली बिहेव करना है, आपको सकारात्मक ढंग से इन सारे शब्दों से मित्रता करनी है। तो आपको पूरा का पूरा शब्द के पारखी बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। बच्चे क्या है कि आते रोते हुए आते हैं हमारे पास, यार ये परीक्षा देनी है, तो मैं कहता हूँ दो परीक्षा, मैं क्या करूँ? तो सर ये पढ़ना है, तो पढ़ो बैठ के। और वो सोच के आते हैं कि यार 2 महीने में हो जाए, और यहाँ ये 6 महीने की चीज है। जो 6 महीने की चीज 2 महीने में कैसे होगा? तो वो जैसे रट रटा के जाते हैं और फेल होकर फिर घर बैठ जाते हैं। और जो बच्चा चुपके से 6 महीने से पढ़ रहा है वो टॉप करता है। मैंने रहस्य खोल दिया सफल होने का। जो बेवकूफ बच्चे हैं ना, वो महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ते हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है भाई। कोरोना के जो विषाणु है उसका चक्र 14 दिन है, और तुम चाहो कि साहब 6 दिन में ठीक हो जाए, अरे तो बेवकूफ है क्या? प्रकृति का नियम ही तोड़ रहा है। कोरोना तो 14 दिन तक सक्रिय रहता है, आपको 14 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी, पेशेंस रखना होगा, तब जाके कोरोना का बीमारी, कोरोना का जो वो वायरस है ना जा सकेगा। ये मर गए, ये डॉक्टर इंजीनियर, इनके बस का नहीं डॉक्टरों का कि प्रकृति की बनाई हुई बीमारियों को इलाज कर सके। जुकाम होता है, तुम लाख जोर लगा लो, जुकाम 5 दिन तक उसके विषाणु का चक्र होता है, 5-6 दिन पूरा होता है, अपने आप व्यक्ति ठीक हो जाता है। उस अवधि में यदि व्यक्ति ने विषाणुओं को बढ़ाने का काम किया तो बढ़ेगा, और घटाने का काम किया तो घटेगा। तो विषाणु बढ़ते कैसे, घटते कैसे हैं, उसके लिए अनुभवी से सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो झट से दवाई थमा देगा, ले बेटा ये ले जा, 500 1000 2000 5000 की दवाई खाता रहे। दवाई खाता है वो बंदा मरता भी है, दुखी भी होता है, ठीक भी नहीं होता है। अंततः विषाणु की जो पंचावधिक या सप्ताहावधिक जो क्रिया है उसको झेलना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारी जो हिंदी है ना, हिंदी का एक निश्चित अवधि है, यदि आप इसको उस अवधि में पढ़ोगे, जानोगे, तब जाके हिंदी पूरी आएगी। अभी जैसे मैंने बात की, बहुत कम लोगों को पता होगा कि उपसर्गवत उपसर्ग, उपसर्गवत उपसर्ग भी कोई उपसर्ग होता है। और संख्या कितनी है, बाप रे, हमने कम से कम 35 डाले हैं, ये करीबन 50 है, देखा जाए तो, ढूंढा जाए तो 50 है। फिर भी हमने खाली परिचय कराया है ताकि एक सामान्य बोध आपको हो जाए। इसका मनन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो धीरे 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 आपकी शब्द शक्ति बढ़ेगी। वर्ल्ड पावर, वोकेबलरी जिसे कहते हैं, जैसे वो बढ़ेगी, आप लिखोगे, समझोगे, तब परीक्षा खुश होगा और आपको अंक देगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। हम